नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर गजब सुनवाई हो रही है। हिसाब से सुनवाई नहीं, तुरंत फैसला या कि आदेश होना चाहिए था। आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट की खुद की इमेज का भी है। जिन जांचों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल, अपनी निगरानी में कराया, उनमें यदि सीबीआई के डायरेक्टर का व्यवहार संदेह के दायरे में आया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? पर उसके बजाय पूछा जा रहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर रणजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को किसने लीक किया। हिसाब से यह जांचा जाना चाहिए कि डायरी असली है या नकली। डायरेक्टर रणजीत सिन्हा कोयला ब्लॉक और 2G आरोपियों से मिले थे या नहीं, उनसे मिलने की जरूरत को सुप्रीम कोर्ट सही मानता है या नहीं। विजिटर डायरी को प्रथम दृष्टया देखकर सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि मर्यादा नियम के उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं। यह इसलिए जरूरी है कि सीबीआई और उसके डायरेक्टर से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कोयला खान और 2G मामले में अदालत ने ही जांच कराई, किसी को हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी। सीबीआई को पावर दिया गया, कार्यपालिका और नेताओं को हैसियत बताई गई। तभी रणजीत सिन्हा के घर आने जाने वालों की लिस्ट ने जनता को यह सोचने को मजबूर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी रखी, लेकिन उससे क्या बना। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। शारदा चिटफंड घोटाला वास्तविक अर्थों में सर्वदलीय हो गया दिख रहा है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के नेताओं के नाम किसी न किसी रूप में सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, कांग्रेस और यहाँ तक कि सीपीएम के नेताओं का नाम भी इस घोटाले से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के किसी न किसी नेता का नाम इस मामले से जुड़ गया है। शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से हुई थी। उसके 6 सांसदों से सीबीआई ने पूछताछ की है और पार्टी के एक राज्यसभा सांसद कुणाल घोष ने सीधे ममता बनर्जी का नाम लिया है और दावा किया है कि इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल है। इसके भी कई नेताओं से पूछताछ हुई है। इस मामले का विरोध कर रही सीपीएम के भी राज्य सचिवालय के एक पदाधिकारी और पूर्व विधायक रविंद्र देव से पिछले दिनों सीबीआई ने पूछताछ की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम से सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ की है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और मालदा के सांसद अबू हाशिम खान चौधरी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। चौधरी ने पहले मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर शारदा की शिकायत की थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद दूसरी चिट्ठी लिखकर पहली चिट्ठी वापस ले ली थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मसले पर राजनीति करके एक बार हाथ जला चुकी भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दे से दूर रहेगी। बीजेपी के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के नेता अपने मन से ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। बताया जा रहा है कि कई नेताओं को लग रहा है कि इस सामाजिक मसले का राजनीतिक मुद्दा बनाने पर आगे भी नुकसान हो सकता है। तभी पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा है कि लव जिहाद एक सामाजिक समस्या है। आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि इसे पार्टी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के जिम्मे छोड़ने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा गया है कि वो लव जिहाद का मसला बजरंग दल के हवाले छोड़ दें। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में ये मुद्दा जोरों शोर से उठा है और संघ से जुड़े इस संगठन ने तय किया है कि इसे महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जोड़कर उठाया जाए। 7 अक्टूबर को विद्यार्थी परिषद मानव श्रृंखला बनाएगी, जिसमें महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लव जिहाद का मुद्दा भी उठेगा। संघ से जुड़े दूसरे संगठन से भी कहा गया है कि वो बिना शोर शराबा किए अपने आसपास के घटनाओं पर नजर रखें और ऐसी घटनाओं से हिंदू लड़कियों को बचाएं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि कूटनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है, सिर्फ अल्प विराम होते हैं। 6 अगस्त में पाकिस्तान के साथ बातचीत में जो अल्प विराम आया था, उससे आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि अभी सचिव स्तर की वार्ता या समग्र वार्ता की कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन 1 महीने के भीतर
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बार मुलाकात होने वाली है। अगली मुलाकात के बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। अमेरिकी दौरे में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात तय नहीं हुई है, लेकिन सुषमा स्वराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज से मिलेंगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए इकट्ठा हुए सार्क देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले 12 सितंबर को दुशांबे में शंघाई सहयोग समिति की बैठक के दौरान भी वे सरताज अजीज से मिली थी। वार्ता का दूसरा चैनल अधिकारियों वाला है। इस महीने में भारत के 2 हाई प्रोफाइल लोग पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले अब्दुल बासित से मिले। माना जा रहा है कि बासित के हुर्रियत नेताओं से मिलने पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने के फैसले में डोभाल की मुख्य भूमिका थी। इसके बाद विदेश सचिव सुजाता सिंह ने भी अब्दुल बासित से मुलाकात की। वार्ता के टूटे हुए धागे को फिर जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने कहा कि दोनों पार्टियां गठबंधन बनाए रखने पर सहमत है और जल्दी सीटों का मसला सुलझा लिया जाएगा। दोनों पार्टियों ने आज सुबह एक मीटिंग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गठबंधन बना रहेगा। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता एकनाथ खड़से और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले दोनों पार्टियों की एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा की ओर से प्रदेश के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विधान परिषद में विधायक दल के नेता विनोद तावड़े आदि नेता शामिल हुए। शिवसेना की ओर से संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर और उद्धव ठाकरे के करीबी नेता सुभाष देसाई ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों में इस फॉर्मूले पर चर्चा हुई है कि भाजपा 130 और शिवसेना 151 सीटों पर चुनाव लड़े। सहयोगी पार्टियों के लिए 7 सीटें छोड़ी जाए। इस मसले पर छोटी सहयोगी पार्टियों खासकर आरपीआई और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन को मनाना होगा। पहले छोटी पार्टियों के लिए 18 सीटें छोड़ने की बात थी। दोनों पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन कायम रहेगा, क्योंकि जनता कांग्रेस एनसीपी से मुक्ति चाहती है। भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन बनाए रखने का ऐलान कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे का मसला उलझा हुआ है। आज सुबह दोनों पार्टियों के बीच बैठक हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। दोनों पार्टियों के बीच देर शाम फिर से बैठक शुरू हुई, जिसमें सीटों पर सहमति बनाने की चर्चा हुई। एनसीपी 144 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने उसे 124 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है। गठबंधन और सीटों के बंटवारे की बातचीत के साथ साथ दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की संभावना पर भी विचार कर रही हैं और दोनों पार्टियों ने ज्यादातर सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। प्रदेश में नामांकन दाखिल करने का काम चल रहा है और 27 सितंबर पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बहुत व्यस्त रहने वाली है। 100 घंटे से कुछ ज्यादा समय की इस यात्रा में नरेंद्र मोदी 50 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण देने वाले हैं। इसके अलावा वे दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। एक कार्यक्रम में उनको हजारों भारतीयों को संबोधित करना और कारोबारी कार्यक्रमों में फॉर्च्यून 500 की अनेक कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है। नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से 26 सितंबर को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरेंगे और 4 दिन बाद 30 सितंबर को वाशिंगटन के एंड्रयूज वायुसेना हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका में उनका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी व पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मिलने की योजना है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत और उसके बाद की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारत के घोषित रुख में बदलाव किया है। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री के उस बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बताने वाले मोदी के बयान का स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि भारत के घोषित रुख से समझौता हुआ और इस पर प्रधानमंत्री को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ यात्रा को सफल बताया जा रहा है और दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना को क्षेत्रीय युद्ध जीतने के लिए तैयार करने का निर्देश दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अरुणाचल के इलाके को विवादित क्षेत्र बताने का नक्शा गुजरात सरकार की ओर से बांटे जाने पर भी आपत्ति जताई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में हुई गड़बड़ियों के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी की है। ईडी ने आरोपों में घिरी एक कंपनी के बोर्ड में रहे कारोबारी गौतम खेतान को गिरफ्तार किया है। 3600 करोड़ रुपए के सौदे में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उस समय के वायुसेना प्रमुख रहे एसपी त्यागी पर भी मामला दर्ज किया है। खेतान की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दिल्ली में उनके 2 परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने बताया कि खेतान को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत दिए जाने का खुलासा होने के बाद सरकार ने यह सौदा रद्द कर दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। देश देख रहा है, जनता देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कराई उस पर सीबीआई डायरेक्टर ने अपने यहाँ कैसा दरबार लगाया, आरोपियों को चाय पिलाई और जब यह बात खुली तो सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि यह बात कैसे खुली, किसने विजिटर डायरी मुहैया कराई। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अदालत में इन सवालों पर विचार हो रहा है। एक साथ कई मामले अदालत की नोटिस में लाए गए हैं और उन पर अलग अलग सुनवाई हो रही है। मुख्य मामला सीबीआई निदेशक के सरकारी आवास की एक कथित आगंतुक पुस्तिका का है। इसमें 2G और कोयला घोटाले के कई आरोपियों और प्रभावशाली लोगों के नाम की एंट्री है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों ने सीबीआई निदेशक से उनके आवास पर मुलाकात की थी। खुद सीबीआई निदेशक ने भी माना है कि उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है, लेकिन इससे जांच पर कोई असर नहीं हुआ है और उन्होंने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। पर अदालत ने अभी तक इस आगंतुक पुस्तिका से उठे सवालों के गुणदोष पर विचार नहीं किया है। अदालत इस बहस में उलझी है कि आगंतुक पुस्तिका किसने उपलब्ध कराई, जबकि इसके बजाय जरूरत इस बात की थी कि अदालत इस डायरी की सत्यता की जांच कराती और फैसला करती। आखिर यह मामला उसकी देखरेख में हो रही जांच से जुड़ा है, उसकी अपनी साख दांव पर लगी है। अदालत ने सीबीआई की आजादी को लेकर बयान दिया था, उसकी भी परीक्षा इस मामले में होनी है। बहरहाल अदालत ने स्रोत का खुलासा करने के अपने पुराने आदेश पर फिर से विचार का फैसला किया है। सो अब माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में अदालत इस पर विचार कर सकती है कि इस आगंतुक पुस्तिका के आधार पर सीबीआई निदेशक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। याचिका देने वाली संस्था चाहती है कि उनको पद से हटाया जाए या कम से कम 2G और कोयला घोटाले की जांच से अलग किया जाए और एक SIT बनाकर उनकी भूमिका की जांच कराई जाए। अगर अदालत ऐसा कोई फैसला करती है तो इसकी नजीर बनेगी और देश की सामूहिक चेतना को झकझोरने वाले 2 सबसे बड़े घोटालों की जांच की विश्वसनीयता भी बहाल होगी। इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार ने भी कोई दखल नहीं दिया है। कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि सरकार सीबीआई निदेशक के 2 साल के तय कार्यकाल के नियम को बदलकर बीच में ही हटाने के उपाय पर विचार कर रही है, लेकिन वह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया दिख रहा है। दूसरी ओर अदालत भी किसी जल्दी में नहीं दिख रही है। हालांकि इसका कारण समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि 2G और कोयला घोटाला दोनों की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही है और उस मामले की जांच कर रही एजेंसी के प्रमुख की मुलाकात आरोपियों से होने के सबूत मिल रहे हैं। फिर भी अदालत इस मामले में फटाफट सुनवाई करके कोई फैसला नहीं कर रही है। इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि 2G मामले की जांच पूरी हो गई है और सुनवाई अदालत से जल्दी ही फैसला आने वाला है, लेकिन कोयला घोटाले की जांच अभी चल रही है। इसलिए अदालत और सरकार दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई निदेशक को लेकर हुए विवाद का असर इस जांच पर न हो। साथ ही इसका भी पता लगाया जाना चाहिए कि 2G मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हुई थी या नहीं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर के मामले पर चर्चा करेंगे। मीडिया और अदालतों ने हल्ला करके सीबीआई को आजाद कराने की मुहिम चलाई थी। नेताओं और कार्यपालिका के बुरे असर का हल्ला हुआ। सीबीआई को तोता बताया गया, लेकिन आज क्या स्थिति है? हर कोई सीबीआई डायरेक्टर के यहां आने जाने वालों के नाम सुनकर हैरान है। इस सब का भला क्या अर्थ है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, जिस सीबीआई की स्वायत्तता के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक में लड़े और आजादी दिलवाई उसे, उसकी आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो दशा है और सीबीआई डायरेक्टर को लेकर जितनी लंबी चौड़ी जो बहस हो रही है, उस सब का क्या लबोलुआब निकलता है? बहुत ही दुखद डेवलपमेंट है व्यास जी। जो ये भी हाल की घटना है जिसमें डायरेक्टर के घर आने जाने वालों की डायरी याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने दोनों मैटर्स में दी है, उससे पूरे सीबीआई डिमोरलाइज्ड है और देश में भी बहुत इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर इस तरह से एक्यूज्ड सीबीआई डायरेक्टर के घर इतनी बार आते जाते रहेंगे तो फिर जांच तो जरूर प्रभावित होगी। अब सीबीआई डायरेक्टर ने जो बयान दिया वो भी बड़ा अपने आप में विरोधाभासी है। वो कहते हैं कि ये डायरी गलत है, ये प्लांटेड है, ये मुझे बदनाम करने के लिए लाई गई है, लेकिन इसकी कुछ एंट्रियां ठीक है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा मेरा घर तो एक खुला दरबार है, लोग आते जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर चले जाते हैं। अब व्यास जी ये बड़ा गंभीर विषय है। पहली बात यह है कि डायरी में जो प्रविष्टियां हैं, अगर कुछ भी प्रविष्टि ठीक है तो इसका मतलब डायरी की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उससे बड़ा सवाल यह है कि एक अदालत ने तो नोटिस जारी कर दिया याचिकाकर्ता को कि डायरी का स्रोत बताओ, और दूसरी अदालत कहती है कि नहीं, जो इनकम टैक्स का छपा पड़ा था मोइन कुरैशी के, मास निर्यातक के, और उसके यहाँ बात निकली थी कि उसके सीबीआई अधिकारियों से संबंध रहे और हवाला और दूसरी चीजों में, उसको पेश करो। यानी एक अदालत
इस डायरी को गंभीरता से ले रही जी। है और दूसरी अदालत कहती है कि स्रोत बताओ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसमें मेरा ये पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट की दोनों बेंच भले हो, ये सवाल क्योंकि उनकी खुद सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा क्या दांव पर नहीं, दोनों जांचें उन्होंने अपनी निगरानी में करवाई, उन्होंने हिदायत दी कि कोई दखल नहीं होना चाहिए और दखल एक हिसाब से जांच केवल आईओ करता है, उसमें कोई सीबीआई डायरेक्टर के भी दखल का रोल नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक तो कह रहे हैं। उसमें मेरा कहना सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संजीदगा से या तो इस बार का फैसला करे, डायरी को खराब बताए, या अगर उसमें जरा भी अगर उसमें माने तो उसमें फिर उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए। व्यास जी, सीबीआई की जो जांच की प्रक्रिया है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूरी छूट है जांच करने की, और जांच के दौरान उसका कोई भी वरिष्ठ अधिकारी दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो सीबीआई डायरेक्टर का ये कहना कि मेरा घर खुला दरबार है और कोई फरियाद लेके आ सकता है, ये दो तरह से गैर कानूनी है। पहली बात, जब अभी आपने बात कही कि सीबीआई जब अपनी मॉनिटरिंग में करवा रही है और सीबीआई ने कह दिया कि कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय तक नहीं करेगा, तो डायरेक्टर सीबीआई के घर में फरियाद लेकर जाने का मतलब क्या है? आईओ जांच कर रहा है, आईओ अपनी चार्जशीट तैयार करेगा, फिर वो ऊपर अधिकारी पे जाएगी। इस तरह रंजीत सिन्हा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, एक बात। और दूसरी बात, आईओ के काम में इंटरफेयर करने की बात आई। अब ये कहते हैं कि साहब डायरी गलत है, स्रोत पूछा जाए। ये स्रोत पूछने की बात जो है ये बिल्कुल ही गलत बात है। 1993 में जब मैंने सीबीआई के कब्जे वाली जैन डायरी कोर्ट में पेश की और कहा कि सीबीआई इस घोटाले को दबा के बैठी है, वाला घोटाले को, इसकी जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेंकट चलैया ने 3 महीने मुझ पर दबाव डाला मेरे वकील के मार्फत कि पहले याचिकाकर्ता से पूछो इसको डायरी मिली कहां से जी। और मैं कहता रहा कि मैं स्रोत नहीं बताऊंगा। आखिर एक विचार मन में आया और मैंने अनिल दीवान अपने वकील से कहा कि आप इनसे कहिए कि वाटरगेट स्कैंडल में जो पत्रकार बॉब वुडवर्ड था, उसके आरोपों पर फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जांच की, निक्सन अपराधी पाए गए, उनको जाना पड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति को। आप मेरी याचिका पर सीबीआई को नोटिस करिए, और अगर सीबीआई कहती है कि मेरे आरोप गलत है तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दीजिए, अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाइए। इस पर जगत चलाइए मान गए और नोटिस हुआ, सीबीआई ने माना कि मेरे आरोप मतलब गलत है। उस नाते जो विसल ब्लोअर है उससे पूछा नहीं जाना, वो मतलब बताने की अनिवार्यता नहीं बनती है। जिंदा भी नहीं बचेगा। और मान लीजिए एक बात छोड़ी, जिंदा बच भी गया, मेरा कोई सोर्स है, सपोज सीबीआई के किसी आदमी ने मुझे डायरी दी है, वो जिंदगी में कभी कोई मुझे ट्रस्ट करेगा एज ए पत्रकार? इस नाते आपके अनुसार जो कुछ अभी तक हो रहा है उससे क्या लगता है, क्या ये जो इस मामले की संजीदगी, जो जनता में एक तरह से शक पड़ा है, जनता में पूरा सवाल उठ रहा है, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से महसूस नहीं कर पा रहा? क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, चीफ जस्टिस लोढ़ा ने तो बहुत गंभीरता से लिया है। अब जस्टिस दत्तू ने क्यों ये दबाव डाला? हालांकि प्रशांत ने एक अच्छा काम किया है कि प्रशांत भूषण ने अपनी जो कमेटी है उनकी, उसमें बात करके ये कह दिया कि हम स्रोत नहीं बताएंगे, और यही करना चाहिए था। याचिकाकर्ता का स्टेचर भी देखा जाना चाहिए। अगर कोई पत्रकार या वकील या नॉन सोशल एक्टिविस्ट ऐसा आरोप लगाता है और वो आरोप सर्वोच्च न्यायालय में जाके गलत सिद्ध होता है, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपके अनुसार जो पूरा विवाद हुआ उससे क्या आगे सीबीआई की स्वायत्तता और डायरेक्टर को जो पावर देने, या जो पूरा एक जो ढांचा आप लोगों ने मिलकर बनवाया था, वो उस पर पुनः विचार नहीं होना चाहिए और ये इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? मैं तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को पत्र लिख चुका हूं कि हालांकि हमने ही डिमांड की थी कि फिक्स टेन्योर 2 साल का होना चाहिए, पर इसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है। और होता क्या है कि एक जना जो डायरेक्टर बन जाता है वो तो 2 साल बैठा रहता है, और जो बाकी सीनियरिटी के आईपीएस ऑफिसर है वो रह जाते हैं। और अगर ये तरीका है काम करने का, तो इससे तो अच्छा है कि वो 2 साल जो पुराना जो सिस्टम था वही चले, कोई फिक्स वो नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छा पर इसको लेकर सिविल सोसाइटी क्यों नहीं वापस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट और अदालती आदेशों से ये व्यवस्था बनी थी, सीवीसी के जरिए तक प्रक्रिया मैंने तो याचिका कर दी है। मैंने इस मैटर जो चल रहे हैं, इन पेंडिंग मैटर में इंटरवेंशन कर दिया, अपनी एप्लीकेशन सभी जजों को भेज दी है कि आप विचार करें और उस पर पुनर्विचार करें कि क्या कुछ इसमें खामी आ गई है और इसको सुधारा जाए और ये 2 साल का टेन्योर खत्म किया जाए। नहीं, उसमें फिर आपके अनुसार क्या लगता है, ये 2G की जो जांच है या जो उस पर मुकदमे हो रहे हैं या कोयला घोटाले का जो है, इस सब की जांच तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ने कह दिया, उन्होंने कहा कोई अब आप चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे। 17 अक्टूबर को सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, इनकम टैक्स की रेड की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम तय करेंगे। मैंने अभी तो कोलगेट और 2G दोनों की जांच बहुत संदेह के घेरे में आ गई है और विश्वसनीयता सीबीआई पर बहुत बड़ा प्रश्न चल लग गया है। उस नाते आपके अनुसार
क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम हालातों में या अब कार्यपालिका को दखल देना चाहिए, पीएमओ को दखल देना चाहिए, या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे विवाद में खुद ही रणजीत सिन्हा को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो कम से कम जांच से हट जाना चाहिए, और नहीं तो प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। इतनी बड़ी देश की जांच एजेंसी, अब देखिए प्रांतीय पुलिस पर से लोगों का विश्वास काफी कम हो चुका है। यही कारण है कि आर्थिक अपराध ही नहीं, सामाजिक अपराध भी होते हैं, किसी की हत्या का, बलात्कार, लोग कहते हैं सीबीआई की जांच कराओ। और अगर सीबीआई में ये तरीका होगा तो जो बाकी के सीबीआई के अफसर हैं वो भी डिमोरलाइज होंगे, लोग सीबीआई में आने से बचेंगे, और फिर लोगों का विश्वास इस एजेंसी में खत्म हो जाएगा। उस नाते बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपनी पहल से कुछ न कुछ ठोस सुप्रीम कोर्ट करे, डायरेक्टर खुद इनिशिएटिव लें मॉरल ग्राउंड पे, या प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करे, पर इसका सुधारना चाहिए, नहीं तो बहुत इसका नुकसान। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।